हेलो स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन क्या मेंशन की गई है, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे असेसमेंट ईयर की, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 9 में एक्सप्लेन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह पे जो टैक्स ईयर यूज़ किया जा रहा है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में, वो क्या चीज़ है वो भी यहाँ हम समझेंगे। तो लेकिन सिलेबस में असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर मेंशन है, इसलिए पहले हम इन चीज़ों को समझ लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर की, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 9 में एक्सप्लेन किया गया, तो उसका मतलब क्या है, क्या डेफिनेशन दी गई है एक्ट के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे बोला गया कि असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। कहने का मतलब असेसमेंट ईयर का मतलब होता है 12 महीने का पूरा पीरियड, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को क्लोज होता है, जो आप जनरली जानते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये पूरा ईयर चलता है। तो असेसमेंट ईयर भी क्या होता है, आपका 12 मंथ का पीरियड होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को पहले समझिएगा कि असेसमेंट ईयर, देखिए एसेस करने का ईयर है ना, असेसमेंट ईयर। तो होता क्या है कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कहा गया कि भाई इंसान अर्न करता है, इनकम कमाता है, ठीक है, उसी इनकम पे उनको टैक्स देना है। तो अब जब आप कमा रहे हैं तो फिर टैक्स बीच में कैसे ले ले, तो उनका ये मानना था कि पहले आप कमा लो, कमाने के बाद नेक्स्ट ईयर आपने पिछले साल जो कुछ भी कमाया है उसको टोटल करिए, एसेस करिए, कंप्यूट करिए और उस पर हमें टैक्स दे दीजिए। तो हम क्या करते हैं, पिछले साल जो कमाया उस पर टैक्स इस साल देंगे, तो ये हमारा असेसमेंट ईयर हो गया, क्योंकि इस साल हमारा असेसमेंट हो रहा है और हमें टैक्स पे करना है। तो असेसमेंट ईयर जब भी होता है वो क्या बोला गया सेक्शन के अकॉर्डिंग कि 12 मंथ का पीरियड होता है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि असेसमेंट ईयर ऑलवेज 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को एंड होगा, 12 मंथ का पीरियड होगा, ठीक है। ये चीज़ क्यों कही जा रही है कि 12 मंथ का पीरियड मैंडेटरी है, असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होगा, वो कभी भी 12 महीने से कम का पीरियड हो ही नहीं सकता है, राइट। जबकि जो प्रीवियस ईयर अर्निंग ईयर होता है, जिस साल आप कमाते हैं, वो साल, जिस साल की इनकम पे हमको टैक्स देना, वो साल पॉसिबिलिटी होती है कि वो 12 मंथ से कम का टाइम पीरियड हो जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सो असेसमेंट ईयर हमारा क्या होता है, 12 मंथ का पीरियड होता है, वो ईयर जिस साल हम टैक्स पे करते हैं, दैट इज़ योर असेसमेंट ईयर, ठीक है। सो क्या होता है कि जो हमने प्रीवियस ईयर पे कमाया है, जो इनकम हमने अर्न की है, उस पर हमको इस पर्टिकुलर ईयर में, जिस ईयर में हमें टैक्स देना पड़ता है, उसकी एसएससी की पूरी इनकम को कैलकुलेट करके उस पर टैक्स देना पड़ता है। और जो फिनांस एक्ट में, रेलेवेंट फिनांस एक्ट जो एप्लीकेबल है, उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स रेट लगता है, उसी हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है उस असेसमेंट ईयर में। क्लियर है। तो उसी को हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। जैसे मान लीजिए अभी कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, अगर अभी की हम बात करें तो अभी चल रहा है 25-26, मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेके ये पीरियड कब एंड होगा, 31 मार्च 2026 तक ना। तो फाइनेंशियल ईयर अभी कौन सा है, रनिंग है, कौन सा ईयर चल रहा है, 25-26। अब अगर इसका असेसमेंट ईयर बोलेंगे, मतलब इस साल जो कुछ भी आप अर्न करेंगे इस पर आपको टैक्स कब देना है, अभी देना है नहीं, इस साल पहले आप कमा लीजिए, मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक आप अर्निंग करिए, टोटल कमाइए जितना भी कमाना है आपको, ठीक है। हर साल की सैलरी मिल रही है, जो भी इनकम हो रहा है कर लीजिए, ठीक है, अर्न कर लीजिए। अब इस पे आपको टैक्स कब देना होगा, जब 1 अप्रैल 2026 स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2027 के बीच में अलग अलग ड्यू डेट्स होती हैं कि किसको कब जाके आईटीआर फाइल करना है, एडवांस टैक्स देना है, तो वो अलग बात हो गया। तो किस तरह से आपको टैक्स पे करना होगा, वो ड्यू डेट मेंशन होती है। तो आपको जाके 26-27 में आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, अपना रिटर्न फाइल करके सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी कि भाई आपने इतना कमाया, इस पे इतना टैक्स बनता है, इतना आपने पे कर रखा है, इतना आपको और पे करना है, या इतना पूरा टोटल पे कर दिया है। तो ये कब होगा, 26-27 में। तो 26-27 विल बी अ असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो 25-26 का असेसमेंट ईयर कौन सा बनेगा, 26-27, क्योंकि हम 25-26 की इनकम पर टैक्स कब देंगे, 26-27 में। तो असेसमेंट ईयर सिंपली समझिएगा कि वो ईयर जिस ईयर आपको टैक्स पे करना है, कौन सी इनकम पे, जो आपने प्रीसीडिंग ईयर में कमाई है, पिछले साल आपने जो कमाई है, प्रीवियस ईयर में जो आपने कमाया है, उस इनकम में जिस ईयर आप टैक्स देते हो, दैट विल बी योर असेसमेंट ईयर। इज इट क्लियर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर को सेक्शन 3 के अंदर एक्सप्लेन किया गया और वहाँ पे क्या बोला गया कि सेक्शन 3 ने क्या कहा कि प्रीवियस ईयर है क्या। तो प्रीवियस ईयर के लिए बहुत सिंपल सी बात उन्होंने कही कि जो आपका असेसमेंट ईयर होता है उसके जस्ट पहले वाला फाइनेंशियल ईयर ही प्रीवियस ईयर कहलाता है। मतलब आप 26-27 में टैक्स देते, तो 26-27 में आप टैक्स देते तो प्रीवियस ईयर क्या कहलाता, जस्ट पिछले साल वाला फाइनेंशियल ईयर। तो 26-27 के पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या था, 25-26, तो प्रीवियस ईयर क्या कहलाएगा, 25-26। मतलब असेसमेंट, इन्होंने कहा कि प्रीवियस ईयर आप किसे डिनोट करेंगे, प्रीवियस ईयर को आप सब इस तरह से डिनोट करिए कि जो भी आपका असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले वाला जो साल होगा, जस्ट प्रिसीडिंग जो ईयर्स होंगे आपके, मतलब इमीडिएट प्रिसीडिंग ईयर्स जो होगा आपका, वही क्या कहलाता है, प्रीवियस ईयर कहलाता है। इज इट क्लियर। तो प्रीवियस ईयर सिंपली पिछले साल, ठीक है, पिछला साल, दैट इज योर प्रीवियस ईयर। इस साल हम टैक्स दे रहे हैं, किस इनकम पे दे रहे हैं, पिछले साल की इनकम पे दे रहे हैं। हाँ, तो अब अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप इसको इस तरह से समझिएगा, जो साल कमाने का साल होता है, जिस साल हम अर्निंग करते हैं उसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, और जिस साल हम टैक्स देते हैं उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। इज इट क्लियर। हमेशा याद रखिएगा, हर पर्सन के टैक्स देने की, मतलब ITR फाइल करने की, रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है वो अलग अलग होती है ना। 31 जुलाई हो गई, 15 सितंबर हो जाती है, अक्टूबर, मतलब डिपेंडिंग कि आप ऑडिट करा रहे हो, नॉन ऑडिट करा रहे हो, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, तो सबकी ड्यू डेट अलग अलग होती है कि आपको, आपकी लास्ट डेट ये है, आपको अपना ITR फाइल कर देना है। तो वो ये इसी तरह से है कि भाई आपने पिछले साल क्या कमाया, 31 मार्च तक आपने ये कमा लिया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपने कमा लिया, टोटल कर लीजिए। अब उसके हिसाब से अब आपका जुलाई में पेमेंट करना है, आपको ITR फाइल करना है, रिटर्न फाइल करना है, तो आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए, जुलाई में जाकर रिटर्न फाइल कर दीजिए, या सितंबर में जाकर रिटर्न फाइल कर दीजिए, अक्टूबर में जाकर फाइल कर दीजिए, जो भी आपकी ड्यू डेट होगी। इज इट क्लियर। तो इस हिसाब से आपका कैलकुलेशन होती है और इसी को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, इसी को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। समझ में आई बात। ठीक, अब एक चीज़ क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर समझ में आ गया, फिर ये फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया। अब जैसे अभी क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई फाइनेंशियल ईयर तो 25-26 चल रहा है, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। आपके कॉलेज में एडमिशन भी होते हैं तो आपका एक ईयर चलता है ना कि अप्रैल टू मार्च, ये आपका ईयर होता है, यही तो फाइनेंशियल ईयर होता है। हम इस ईयर में एडमिशन लिए हैं, हमारा पास आउट ईयर ये होगा, ऐसे ही हमारा रनिंग होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर का फिर कॉन्सेप्ट क्या हुआ, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्लियर हो गया, फाइनेंशियल ईयर फिर क्या हो गया। तो अब जैसे यहाँ समझिएगा, अभी क्या चल रहा है, 25-26 चल रहा है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, इस 25-26 में क्या आप सिर्फ जॉब करके, मान लीजिए आप जॉब करते हैं तो आपकी सिर्फ अर्निंग होगी, आप पिछले साल कुछ कमाए नहीं होंगे, क्या कमाए होंगे, तो क्या आप अभी टैक्स नहीं देंगे, देंगे। तो अगर आप सिर्फ टैक्स देंगे, क्या इस साल कमाएंगे नहीं, कमाएंगे भी, भाई हम इस साल कमाएंगे भी और टैक्स भी देंगे। इसका मतलब क्या निकला कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है 25-26 है ना, ये फाइनेंशियल ईयर दोनों चीज़ है। दोनों चीज़ का मतलब ये एक प्रीवियस ईयर भी है और ये एक असेसमेंट ईयर भी है। कैसे। अब 25-26 प्रीवियस ईयर क्यों बनेगा, प्रीवियस ईयर इसलिए बनेगा कि इस साल हम अर्निंग करेंगे और जाके अगले साल इस साल की कमाई पे टैक्स देंगे, तो ये साल क्या बन जाएगा, प्रीवियस ईयर बन जाएगा। ये साल जो 25-26 चल रहा है ये असेसमेंट ईयर भी है। क्यों असेसमेंट ईयर है, क्योंकि हमने पिछले साल भी कुछ कमाया था जिस पर टैक्स हमको इस साल देना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो दोनों होता है, वो प्रीवियस ईयर भी होता है और असेसमेंट ईयर भी होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्यों होगा, क्योंकि इस साल जो हम अर्न करेंगे उस पर नेक्स्ट ईयर जाके टैक्स देंगे, इसलिए ये हमारा प्रीवियस ईयर बन जाता है। और असेसमेंट ईयर क्यों बन जाता है, क्योंकि इस साल भी हम टैक्स देंगे, किस पे देंगे, जो हमने पिछले साल कमाया था उस पर टैक्स देंगे। तो एक फाइनेंशियल ईयर दोनों होता है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर दोनों कहलाता है। पर अगर कोई प्योरली बोले कि प्रीवियस ईयर क्या है, तो प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल आपने कमाई की थी जिस पे आपको टैक्स पे करना है। असेसमेंट ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर वो ईयर जो पिछले साल कमाया था उस पर जिस साल टैक्स देना होता है उसी साल को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। इज इट क्लियर। एकदम सिंपल से कॉन्सेप्ट रखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि टैक्स ईयर कहलाता है। और अभी सिलेबस में आपके मेंशन नहीं है, लेकिन 2026 से ये आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, एंड दैट इज़ ये टैक्स ईयर, ठीक है। अभी टैक्स ईयर क्या हो गया,
तो जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है उसको, उसकी टर्मोलॉजी को सिंप्लीफाई करने के लिए, और ये जो असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इस तरह से दो अलग अलग ईयर यूज़ किया जाता है और लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि भाई असेसमेंट ईयर क्या हो गया, प्रीवियस ईयर क्या हो गया। अब कोई बोले 19-20 का असेसमेंट ईयर क्या होगा, तो सिंपली 19-20 का असेसमेंट ईयर 20-21 होगा, क्योंकि 19-20 की कमाई पर टैक्स हम 20-21 में देंगे। लेकिन लोगों को परेशानी होती थी कि असेसमेंट ईयर अलग है, प्रीवियस ईयर अलग है, वो 12 महीने का होता है, अर्निंग का ईयर तो 12 महीने से कम का भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर का अलग कॉन्सेप्ट है, वो दोनों हो गया, असेसमेंट ईयर भी प्रीवियस ईयर भी। तो इस तरह की कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए एक सिंगल और यूनिफाइड कॉन्सेप्ट लाया गया, दैट इज़ अ टैक्स ईयर। तो अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ना असेसमेंट ईयर यूज़ किया जाएगा ना प्रीवियस ईयर यूज़ किया जाएगा, इन्हीं की प्लेस पे, प्रीवियस ईयर की प्लेस पे ही टैक्स ईयर को एक्सप्लेन कर दिया गया कि टैक्स ईयर क्या होता है, ठीक है। और असेसमेंट ईयर को पूरी तरीके से हटा दिया गया, ये वर्ड ही हटा दिया गया। इज इट क्लियर? तो अब टैक्स ईयर क्या होता है अब ये समझते हैं। वहाँ पे क्या बोला गया टैक्स ईयर के बारे में, तो उन्होंने बोला कि टैक्स ईयर का मतलब हो गया 12 मंथ का पीरियड फाइनेंशियल ईयर का, जो कि 1 अप्रैल से कमेंसिंग है। क्लियर है? मतलब 12 महीने का पीरियड जो 1 अप्रैल से कमेंसिंग होता है वही आपका क्या कहलाता है, टैक्स ईयर कहलाता है। जो डेफिनेशन आपने असेसमेंट ईयर की पढ़ी थी, सेम डेफिनेशन, असेसमेंट ईयर के टर्म को ही हटा दिया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर को रिप्लेस कर दिया, ये सबको दोनों टर्म हटा दिया, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों टर्म ही गायब कर दिया गया है, और ये टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट लाके उसको डिफाइन किया गया, और सिंपली डिफाइन किया गया कि फाइनेंशियल ईयर का 12 मंथ का पीरियड जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है दैट विल बी योर टैक्स ईयर, ठीक है। यहाँ पे ये भी बता दिया गया कि जो हम, जैसे वहाँ पे होता था ना कि भाई टैक्स रेट कब लगेगा, असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर ये है और हम पिछले साल की इनकम पे टैक्स देने वाले हैं, तो टैक्स रेट किस रेट से लगेगा, फिनांस एक्ट एप्लीकेबल होगा तो कौन से ईयर का एप्लीकेबल होगा, वो रेट वहाँ पे मेंशन होता था। तो उसी के लिए यहाँ पे बोला गया कि हम इनकम की जो असेसमेंट है, मतलब टोटल इनकम इंसान कितना कमाया, जो टोटल करेंगे इनकम वो भी टैक्स ईयर में करेंगे, जो रेट एप्लीकेबल होगा, जो एसेस करेंगे, जो टैक्स कैलकुलेशन करेंगे वो भी टैक्स ईयर में ही करेंगे। मतलब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का जो दोनों अलग अलग काम चलता था वो सब अब क्या कहला रहा है, टैक्स ईयर कहला रहा है। मतलब इनकम की कैलकुलेशन, कितना साल कितना कमाया, प्रीवियस ईयर में कितना कमाया, उसी पे असेसमेंट ईयर में टैक्स देना होता था। तो अब क्या कहा जा रहा है कि भाई टैक्स ईयर में मैंने इतना कमाया और टैक्स ईयर में मैंने इतना टैक्स दिया, सिंपल, मैंने इतना कमाया इस पे इतना टैक्स दिया, दोनों असेसमेंट और प्रीवियस ईयर दोनों सेम हो गया, दैट इज योर टैक्स ईयर। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन उठता है कि अगर ऐसा ही था कि असेसमेंट या प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट को हटाना था तो नया शब्द टैक्स ईयर लाने की क्या ज़रूरत थी, आप फाइनेंशियल ईयर ही यूज़ कर लेते। भाई फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है तो 25-26 ही आपका टैक्सिंग का ईयर होगा, कैलकुलेशन का ईयर होगा, सब होगा, ऐसे बोल देते आप। आखिर आपने असेसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर को रिप्लेस करके टैक्स ईयर क्यों लाया, उसको फाइनेंशियल ईयर क्यों नहीं यूज़ किया? तो जो टर्म फाइनेंशियल ईयर है उसको क्यों नहीं यूज़ किया गया, उसके पीछे रीज़न ये रहा कि जो आपका ये टैक्स ईयर होता है ना वो 12 महीने से भी कम का हो सकता है कुछ सर्टेन केसेस में। अब ये सर्टेन केसेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया या आपकी इनकम ही अभी से शुरू हुई, तो अगर इनकम अभी से शुरू हुई तो उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा 12 महीने से, या आपने बिजनेस अभी से स्टार्ट किया तो आपका वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज 31 मार्च को होना ही होना है, तो आपका जो 12 मंथ का पीरियड है वो 12 मंथ का पीरियड नहीं रह जाएगा। इस बात को ऐसे समझिएगा कि जैसे किसी हमारा जो ईयर चल रहा है, टैक्स ईयर चल रहा है भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च चल रहा है, पर कोई पर्सन है जिसकी इनकम ही शुरू हुई अगस्त में, ठीक है, तो अब उसकी इनकम तो कैलकुलेट होगी अगस्त से 31 मार्च तक, उसकी 1 अप्रैल से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 अप्रैल से कोई इनकम ही नहीं थी, उसकी इनकम तो बिड में जाके शुरू हुई, अगस्त से शुरू हुई, तो अगस्त से 31 मार्च तक में ही उसकी इनकम हुई, उसका बिजनेस शुरू हुआ। तो हम जब उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ईयर जब उसका बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कब से करेंगे, अगस्त से 31 मार्च तक के करेंगे। तो इस सिचुएशन में 12 मंथ का पीरियड तो कम हो गया है ना, 12 मंथ का पीरियड नहीं रह गया, तो इसी वजह से हमने फाइनेंशियल ईयर यूज़ नहीं किया, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का सिंपल मतलब होता है 12 महीना। अकाउंटिंग टर्म्स में भी फाइनेंशियल ईयर यूज़ किया जाता है, हर जगह फाइनेंशियल ईयर यूज़ किया जाता है, और फाइनेंशियल ईयर का मतलब ही होता है भाई 12 महीना, अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, जब पहली बार बिजनेस स्टार्ट हो रहा हो या पहली बार आपकी इनकम शुरू हो रही हो, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि वो 12 महीने से कम का पीरियड हो, तो अगर हमने फाइनेंशियल ईयर यूज़ कर लिया तो वो तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, इसीलिए टैक्स ईयर यूज़ किया। तो फर्स्ट ईयर में तो आपका 12 मंथ का कम पीरियड रहेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर से वो अगेन 12 मंथ के पीरियड होना शुरू हो जाएंगे। तो जनरली वो 12 मंथ के रहेंगे, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में पहली बार जब स्टार्ट होगा तो वो 12 महीने से कम के हो सकते हैं, इसी वजह से हमने वहाँ पर टैक्स ईयर यूज़ किया। क्लियर है? तो ये इनका कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा।
अब चूंकि हमने असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर बात करी है, तो एक एक्सेप्शन है, वो भी हमें समझना पड़ेगा जनरल रूल का। तो अब जैसे हमें ये पता है कि भाई आप कमाते हो पिछले साल और उस पर जाके नेक्स्ट ईयर टैक्स देते हो, यही तो हमारा रूल होता है कि पिछले साल जो कमाया उस पर नेक्स्ट ईयर में जाके टैक्स दीजिए, प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर में टैक्स जाता है, यही तो कॉन्सेप्ट चल रहा था। इसका ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या कहता है कि जिस साल कमाया उसी साल आप टैक्स दे दो। हम इंतजार नहीं करेंगे कि भाई कमाया इस साल, अब नेक्स्ट ईयर आएगा तब जाके आप टैक्स दीजिए, नहीं नहीं नहीं, आप अभी कमा रहे हैं ना, अभी टैक्स दे दीजिए, दैट्स इट। ऐसी सिचुएशन कब होती है, इसी को बोला गया एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। जनरल रूल मतलब प्रीवियस ईयर में कमाया असेसमेंट में टैक्स दो, और अब एक्सेप्शन का क्या मतलब हुआ, जिस साल कमाया उसी साल टैक्स दो, मतलब प्रीवियस ईयर विल बी योर असेसमेंट ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर बन जाएगा, इसी साल कमाया इसी साल टैक्स दो। क्लियर है। अब ऐसा कब होगा, ऐसा होगा कुछ सिचुएशंस में। अब वो सिचुएशंस कौन कौन सी हैं उसे समझिएगा। पहला, शिपिंग बिजनेस है एक एनआरआई का, नॉन रेसिडेंट का, जो कि सेक्शन 172 में डील किया गया। वहाँ बोला गया कि अगर कोई एनआरआई है, एनआरआई मतलब ऐसा पर्सन जो इंडिया का नहीं है, एनआरआई की कंडीशंस दी गई है। रेसिडेंशियल स्टेटस जब हम चेक करते हैं तो चेक करते हैं कि एनआरआई कब कहा जाएगा इंसान को, वो कितने डेज इंडिया में रिसाइड किया है, कैसे है, तो हम उसको एनआरआई का क्राइटेरिया देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बाय बर्थ इंडिया का नहीं है तो इसलिए एनआरआई हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनकम टैक्स ने कंडीशंस दी है कि आप कितने दिन रहे हो, उसके बेसिस पे हम आपको रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे। इज इट क्लियर। तो अगर आप नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आप एनआरआई हो और आप कोई शिपिंग बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और आप अर्न कर रहे हो, अब शिपिंग बिजनेस कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, अब अर्न करने के बाद वो इंडिया के पोर्ट से वो सामान चला जाएगा, तो ऐसे केस में बोला क्या गया कि आप का सामान इंडिया का पोर्ट लीव करे, इंडिया से सामान चला जाए, आप एनआरआई हो, आपका सामान चला जाए, तो भाई पोर्ट छोड़ने से पहले आप इस पर टैक्स भी पे कर दो। तो शिपिंग बिजनेस है अगर एनआरआई का, तो उसको इंडिया का पोर्ट लीव करने से पहले उसके सामान को उस पर उसको टैक्स दे देना पड़ता है। उसको ये नहीं होता है कि इस साल कमाया अगले साल जाकर टैक्स देगा। अब इनकम पे टैक्स दे कैसे, तो इनकम को डीम्ड किया जाता है प्रिजम्पटिव बेसिस पे, उसको कंप्यूट करके उसका एक रेट डिसाइड कर दिया कि 7.5% के रेट से आप एक काम करिए, दे दीजिए। ठीक है, तो जो भी फ्रेट है, चार्जेस जो भी हैं उस शिप के इंडियन पोर्ट पर, उसके 7.5% एप्लीकेबल करके उस पर टैक्स आपसे ले लिया जाता है उस अमाउंट का। राइट, तो ये हमारा हो गया शिपिंग बिजनेस के केस में एनआरआई का। ऐसे सिचुएशन में आपने कमाया अभी टैक्स दो, इंडिया का पोर्ट लीव करने से पहले ही टैक्स दे दो, आपको नेक्स्ट ईयर हम वेट नहीं करेंगे। दूसरा कंडीशन है पर्सन लीविंग इंडिया, सेक्शन 174 ने डील किया। उन्होंने क्या कहा कि अगर ये बात असेसिंग ऑफिसर को पता चल जाती, उनको आइडिया लग जाता है कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो इंडिया छोड़ रहा है और उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो वापस आने वाला है, राइट, या वो बहुत लंबे टाइम के लिए इंडिया से बाहर जाने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये नहीं करेंगे कि भाई आप कमाओ और असेसमेंट ईयर में जाके टैक्स दो। नहीं, आपने अभी जो कमाया है आपका असेसमेंट ईयर यही बन जाएगा, आप अभी टैक्स दे के जाओ। राइट, तो वो हम क्या कहलाते हैं कि ये हमारा एक्सेप्शन हो गया। तो सेम ईयर में ही उससे टैक्स ले लिया जाता है, उसका सेम ईयर ही असेसमेंट ईयर ट्रीट किया जाता है। अब इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए मिस्टर एक्स थे, वो यूएसए जा रहे हैं 10 जून 2023 को। ठीक है, अब असेसिंग ऑफिसर को ये आइडिया हो गया कि वो रिटर्न नहीं आने वाले हैं, तो अब वो इंडिया छोड़े उससे पहले मिस्टर एक्स से क्या कहा जाता है कि भाई पिछले साल जो कमाया था प्रीवियस ईयर में 22-23 में, मतलब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक आपने जो कमाया था उस पर तो आप इस साल टैक्स दोगे, दीजिए उस पर टैक्स, पर साथ में आप 1 अप्रैल 2023 से लेके 10 जून 2023 के बीच में भी जो कमाया है उस पर भी टैक्स दे के जाइए। जनरली क्या करना था कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक पहले आप कमा लेते, फिर जाके आप उस पर टैक्स देते, लेकिन अभी क्या बोला गया कि आप 10 जून को छोड़ रहे हैं ना, तो 1 अप्रैल 2023 से 10 जून तक की जो इनकम है उस पर भी अभी टैक्स दे दीजिए, अब नेक्स्ट ईयर हम वेट नहीं करेंगे। ये बात यहाँ पे कही गई, तो ये भी हमारा एक्सेप्शन हो गया। इसके अलावा एक एक्सेप्शन बनता है कि इनकम ऑफ अ बॉडीज़ फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। अब ये क्या मतलब हो गया, बॉडीज़ का यहाँ पे मतलब हो गया जैसे एओपी हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गई, कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गए, अगर ये लोग फॉर्म हुए, इनकॉर्पोरेट हुए और ये स्टेबल हो रहे हैं किसी इवेंट या किसी पर्पज़ के लिए, राइट, और असेसिंग ऑफिसर को ये बात पता है कि भाई ये एओपी और बीवाई जैसे ही ये इवेंट खत्म होगा ये डिसॉल्व हो जाएंगे, अलग अलग चले जाएंगे, तो हम उनसे फिर नेक्स्ट ईयर कैसे टैक्स लेंगे, क्योंकि सब तो अलग अलग हो गए, सब काम खत्म हो गया, तो हमें उनसे टैक्स इसी ईयर ले लेना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में उनका जब डिसोल्यूशन होता है तो डिसोल्यूशन तक की जो इनकी इनकम होती है उस पर टैक्स उनको उसी टाइम पीरियड पे दे देना पड़ता है, तो वही उनका असेसमेंट ईयर बन जाता है।
अब जैसे मान लीजिए इवेंट मैनेजर थे, पर्टिकुलर इवेंट, मान लीजिए अंबानी की शादी हो, अंबानी के यहाँ पे शादी थी ना, अब मान लीजिए वहाँ की शादी का इवेंट मैनेजर जो थे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ, तो उन्होंने कई लोगों को इकट्ठा करके अपना काम शुरू किया। अब पता है कि जैसे ये इवेंट फिनिश होगा इसके बाद ये सबके सब अलग हो जाएंगे, तो अब क्या इस इवेंट मैनेजर का हम वेट करें कि नहीं ये लोग अब इकट्ठा हुए हैं, इनसे हम अभी कमा लें तो फिर अगले साल आपको टैक्स देंगे, क्योंकि ये कोई परमानेंट बॉडी नहीं है ना, ये एसोसिएट हुए हैं किसी पर्पज़ के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, और जैसे ही वो पर्पज़ एंड होगा ये खत्म हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में उनसे उसी ईयर आपने कमाया उसी ईयर टैक्स ले लिया जाता है, ऐसा रूल है, राइट। और ये सही भी है, क्योंकि फिर बाद में फ्लावर डेकोरेटर वाला अलग हो गया, कैटरर अलग हो गया, हम सबको पूछ के कैसे टैक्स लेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं ले सकती है, ऐसे तो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन थे वो, तो उनसे लेना टैक्स ईजी होगा, राइट। तो ये एक एक्सेप्शन आपका ये हो गया। इसके अलावा एक एक्सेप्शन है कि पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है इस पर्पज़ से करता है कि वो भाई टैक्स को बचा सके, तो ऐसे सिचुएशन में उसका भी हम सेम ईयर में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मतलब अगर असेसिंग ऑफिसर को ये पता चल जाता है कि करंट असेसमेंट ईयर में ही, मतलब इसी साल आपका पता चल जा रहा है कि वो पर्सन सेल कर दे रहा, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है, किसी भी तरह से प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट्स है इस तरह से कर रहा है कि जिससे इस एक्ट के अंदर जो उसकी लाइबिलिटी क्रिएट होती, जो टैक्स उसको पे करना था वो ना करना पड़े, उसको अवॉइड करने के लिए वो ऐसा काम कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उसका हम क्या करते हैं, जो पीरियड एक्सपायर हो रहा है, मतलब हम ये नहीं करते कि भाई वो एंड हो जाए, प्रीवियस ईयर एंड हो जाए, नेक्स्ट ईयर जाके टैक्स लेंगे, नहीं। असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, उसी टाइम पीरियड पे टिल द जब तक वो डिस्पोज कर रहा है, किया है, वो पूरा कैलकुलेट कर लेगा उसी असेसमेंट ईयर का और उस पर उनसे टैक्स चार्ज कर लेता है, राइट। ये एक और एक्सेप्शन हो गया। और लास्ट एक्सेप्शन है डिसकंटिन्यूड बिजनेस, सेक्शन 176 में डील किया गया कि अगर कोई बिजनेस है, कोई प्रोफेशन है जिसका जो इसी साल बंद हो जाने वाला है, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये इस साल में वो सितंबर में जाके क्लोज हो रहा है, तो भाई अप्रैल से सितंबर तक उसने कुछ तो कमाया होगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या बोला गया कि जो भी इनकम उसका हुआ है उस पीरियड जब वो डिसॉल्व होने वाला है, जब वो डिसकंटिन्यू कर रहा है अपना ऑपरेशन, टिल दिन तक प्रीवियस ईयर का टैक्स दे, पर उसके बाद का और डिसकंटिन्यूएशन के टाइम पीरियड का जो भी टाइम है उसमें जो भी इनकम है उस पर उसको उसी ईयर टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो वही उसका असेसमेंट ईयर बन जाता है। तो ये हमारे क्या हो गए, एक्सेप्शंस हो गए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इन शॉर्ट हम सारे एक्सेप्शन देख लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए। जनरल रूल हमारा क्या था कि प्रीवियस ईयर में कमाइए और नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर जो होगा दैट विल बी योर असेसमेंट ईयर, और उसमें जाके आप टैक्स दीजिए। एक्सेप्शन क्या हो गया कि जिस साल आपने कमाया उसी साल आपको टैक्स देना पड़ेगा, योर प्रीवियस ईयर विल बी योर असेसमेंट ईयर, राइट। तो अब ऐसे एक्सेप्शन में कौन कौन से केसेस आ गए, तो पहला केस आया कि अगर नॉन रेसिडेंट कोई शिपिंग बिजनेस कर रहा है, दूसरा केस आया इंडिया छोड़ रहा है पर्सन, फिर नेक्स्ट केस क्या आया कि AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन ये लोग किसी इवेंट या पर्पज़ के लिए इकट्ठा हुए थे, तो इनके डिसकंटिन्यू होने से पहले ही इनसे टैक्स ले लिया जाता है। नेक्स्ट आता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो भी उससे हम सेम टाइम में टैक्स ले लेंगे, और अगर कोई डिसकंटिन्यू बिजनेस कर रहा है, तो ये वो सारे एक्सेप्शंस हो गए। तो एग्जाम्स में ये एक्सेप्शन भी पूछे जाते हैं कि असेसमेंट ईयर प्रीवियस क्या हो गया, कि आप उसको एक्सप्लेन करिए और आप ये इसका जो जनरल रूल है उसका एक्सेप्शन दीजिए, राइट। तो वो ये चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछे थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।